अगर आप डेली फ्री वीडियो कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आप डेली वीडियो पीडीएफ नोट्स ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका मैंने यहाँ पे नंबर दे रखा है। आप इस नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट और व्हाट्सएप कर सकते हैं। इससे आपका 40+ का MCQs का टारगेट कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है ये। देखिए, शिक्षक की भूमिकाएं अच्छे शिक्षण अभ्यास की संस्कृति का हिस्सा होनी चाहिए। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो शिक्षक है उसकी जो भूमिका होती है वो अच्छा शिक्षण उसमें होना चाहिए, अच्छे शिक्षण की संस्कृति का हिस्सा होना चाहिए। यानी कि अगर जो शिक्षक है उसमें जो शिक्षक का गुण है उसमें अच्छा होना चाहिए। यानी कि जो एक शिक्षक होता है वो उसको हमेशा ही अच्छा ही पढ़ाना चाहिए, सभी को सही गाइडेंस देनी चाहिए। यानी कि एक अच्छा शिक्षक वही है जो अच्छा शिक्षण दे सके, ये उसकी संस्कृति का ही हिस्सा है। अतीत के महान शिक्षकों ने महान आविष्कारों और उल्लेखनीय खोजों के लिए व्यक्तियों और यहाँ तक कि पूरे समाज को जीवन के नए और बेहतर रूप से प्रेरित किया है। अगर हम अतीत में देखें, जो महान शिक्षक थे उन्होंने अपने महान आविष्कारों से और उल्लेखनीय खोजों से, ठीक है, देखो कि कई समाजी जीवन को बदल के रखा है और साथ में इसको प्रेरित किया है। ठीक है, प्रेरित भी करते हैं और साथ में बदला भी है, बेहतर भी बनाया है। आप ये देखिए कि जो खोजें हुई हैं, जो नए नए आविष्कार हुए हैं, ठीक है, वो शिक्षक ही थे जिनने सब कुछ किया है। अब हम उन्हीं की टीचिंग को आगे फॉलो करते हैं। साइंटिस्ट देख लीजिए, जो भी अभी तक जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने अपना कुछ किया है, तो आने वाले जो भावी साइंटिस्ट हैं उनकी थ्योरी को पढ़ते हैं। जब हम किसी की थ्योरी को पढ़ते हैं तो वो तो हमारा शिक्षक हो गया ना। तो इसलिए जो साइंटिस्ट है, जो महान थे, तो उसकी थ्योरी को जब हम फॉलो करते हैं तो वो शिक्षक होते हैं वो। ठीक है, उनका आविष्कार को देखते हैं ना कि उन्होंने कैसे कैसे आविष्कार किया, ये कैसी चीज़ की, जैसे मोबाइल कैसे बना, टेलीफोन कैसे बना, तो उनकी थ्योरी को ही खोज के हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे बहुत जीवन में प्रभाव पड़ता है और जीवन का जो स्तर है वो बेहतर हो जाता है। और शिक्षण से क्या होता है कि जीवन में प्रेरणा आती है। तो नेक्स्ट है अध्यापन में शिक्षण की भूमिका। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अध्यापन में शिक्षक की क्या भूमिका है। सबसे पहला पॉइंट है शिक्षक गुणवत्ता। देखिए, शिक्षक गुणवत्ता, शिक्षक में कैसी गुणवत्ता होनी चाहिए, कैसे गुण होने चाहिए। देखिए, पहला है आदेश बनाए रखना। शिक्षक में पहला गुण होना चाहिए कि वो आदेश बनाए रखे। ठीक है, मतलब कि अपना आदेश बनाए रखे, वो जैसा है वो वैसा रहे, वैसा ही पढ़ाए, जैसा पढ़ाना चाहता है वैसा ही पढ़ाए। ठीक है, ऐसा पढ़ाए कि बच्चों को समझ में आए। कड़ी मेहनत, उसको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी चाहिए। उसको ये पता होना चाहिए कि जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों को, मैं इतने आसानी से पढ़ा दूँ कि ताकि उनको कुछ और करने की ज़रूरत ना पड़े। यानी कि बच्चे तो मेहनत करेंगे ही, पर टीचर उनको इतनी खुद से मेहनत करा दे कि उनको जो बुक में, जो किताब में मुश्किल से मुश्किल जो टॉपिक होते हैं वो भी आसानी से करवा दें। छात्रों को हमेशा प्रेरित करें। देखिए, चाहे छात्र, कुछ छात्र होते हैं ना होशियार होते हैं, कुछ नालायक होते हैं, इंटेलिजेंट होते जैसे होते हैं। तो जो छात्र अच्छे से पढ़ नहीं पाते या पेपर में फेल हो जाते हैं, कुछ भी होते हैं, तो उनको हमेशा वो प्रेरित करे, उनको भी करे, जो पढ़ते हैं प्रेरित करे। मतलब कि एक शिक्षक जो है अपनी क्लास के सभी बच्चों को प्रेरित करे एक अच्छा नागरिक बनने के लिए। ठीक है, आपने देखा होगा ना, कहते हैं कि आप उसके जैसा बनो, उसके जैसा बनो, तो प्रेरणा ही है, टीचर ही देगा ना प्रेरणा। आपको किसी एक फ्रीडम फाइटर की कहानी सुना देगा, स्वतंत्रता सेनानी की, क्रांतिकारी की, या किसी की कहानी सुनाएगा, तो आप में प्रेरणा आएगी। तो हमेशा छात्रों को प्रेरित करने का काम किसका है? शिक्षक का। ये उसका शिक्षक में गुणवत्ता है। निष्पक्ष और छात्र, हमेशा ही जो शिक्षक है उसको निष्पक्ष रहना चाहिए। ठीक है, इसको ये नहीं देखना चाहिए ये छात्र अमीर है, गरीब है, कैसा है, होशियार नालायक है, उसको निष्पक्ष होकर सभी काम करने चाहिए। ठीक है, हमेशा निष्पक्षता लेके आनी चाहिए। अगर किसी में काबिलियत है तो उसको अच्छे नंबर आने के, तो उसको अच्छे नंबर मिलने चाहिए। अगर जो फेल होने के लिए डिज़र्व करता है उसको फेल होना चाहिए। तो शिक्षक को हमेशा ही निष्पक्ष रहना चाहिए। प्रयोग करने के लिए तैयार, शिक्षक को हमेशा प्रयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रयोग का यह क्या मतलब है? देखिए, अगर हम मान के चलें कि जो मैथ के अध्यापक हैं, जो मैथ्स के टीचर, गणित के जो अध्यापक होते हैं,
अगर कोई सवाल हो मुश्किल, बच्चों को समझ में ना आए, तो शिक्षक का या टीचर का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो एक ऐसा प्रयोग करे जो उस सवाल को आसानी से करवा दे। ठीक है, यानी कि मुश्किल से मुश्किल चीज़ को आसान बनाना, उसके लिए प्रयोग करना, इसके किसका काम है? शिक्षक का। लचीला, शिक्षक को लचीला भी चाहिए, यानी कि हमेशा ही सख्त नहीं नहीं होना चाहिए। उसको बच्चों से एक अच्छा लचीलेपन का रिलेशन रखना चाहिए, संबंध रखना चाहिए, जिससे बच्चे उससे डरे ना इतना, तो उसको अपनी बात कह सके। अगर टीचर और स्टूडेंट में, शिक्षक और छात्रों में एक अच्छा संबंध होगा, लचीला संबंध होगा, उससे क्या होगा कि शिक्षा में भी सुधार हो पाएगा, बच्चे भी अच्छे से पढ़ पाएंगे। शायद ही कभी गुस्सा हो, उसे कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। ठीक है, बच्चे सवाल जवाब बहुत करते हैं, उनको सभी के सवालों के जवाब देने चाहिए, तो उसे कभी गुस्सा इतना नहीं होना चाहिए। कभी कभी गुस्सा होना चाहिए, ज़्यादा गुस्सा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा गुस्सा होने से बच्चे अपनी बात रखना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो इतना भी गुस्सा मत हो। छात्र उतना शिक्षक को उतना ही गुस्सा होना चाहिए जितना कि ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए कभी भी छात्रों का अपमान ना करें। देखिए, टीचरों को, जो शिक्षक है उसको कभी भी छात्रों का अपमान नहीं करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं आप पढ़ नहीं सकते, पढ़ नहीं पाओगे, ऐसे एक अपमान नहीं करना चाहिए कहीं पे भी। ठीक है, उसको हमेशा ही उसको सम्मान दीजिए। वो आपके भी, वो शिक्षक की भी इज्जत करेंगे छात्र भी। ठीक है, छात्रों का भी अपमान मत कीजिए। पता है कि छात्र चाहे जैसा भी हो, चाहे वो टीचर को आदर्श ना मानता हो, या इज्जत ना करता हो, या कुछ भी हो, पर उसका कोई भी अपमान नहीं करना चाहिए। विश्वसनीय या भरोसेमंद, टीचर का भरोसेमंद होना चाहिए। जो छात्र है उनको होना चाहिए कि हाँ, जो हमें टीचर पढ़ा रहा है, जो शिक्षक हमें पढ़ा रहा है, ये अच्छा है, ये ज़रूरी है, बढ़िया है, उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए। ये भी विश्वास होना चाहिए कि अगर हमें कोई कल को समस्या उत्पन्न हो तो हम अपने शिक्षक से इसको पूछ सकते हैं। इसलिए टीचर का या शिक्षक का भरोसेमंद होना बहुत ज़रूरी है। किसके लिए? छात्रों के लिए भरोसेमंद होना बहुत ज़रूरी है शिक्षक का। पाठ को रोचक बनाना, आप देखिए कि कई लेसन ऐसे होते हैं, कई पाठ ऐसे बिल्कुल बोरिंग होते हैं। शिक्षक क्या करता है कि उस पाठ को बोरिंग नहीं होने देता, तो क्या करता है, वो रोचक बनाता है। उसको कहानी से समझाता है, बिल्कुल कहानी से समझाएगा कि ताकि छात्रों का इंटरेस्ट बनाओ, है ना। तो पाठ को रोचक बनाने का काम किसका है? शिक्षक का। आदर्श होना चाहिए। देखो, शिक्षक को हमेशा आदर्श होना चाहिए कि बच्चे उससे प्रेरणा लें, तो बच्चे उस जैसा बने। आपके आपके लिए भी कि आपके टीचर का ही आदर्श होंगे, है ना। आपको कोई टीचर अच्छा लगता होगा, कोई शिक्षक अच्छा लगता होगा पढ़ाया हुआ, कि आप उसके जैसा बनना चाहते हो, तो टीचर को हमेशा आदर्श ऐसा होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए कि बच्चे उससे थोड़ी सी शिक्षा लेके उसके जैसा बनने की कोशिश करें। अच्छा संचार कौशल, देखिए संचार कौशल है जो अच्छा होना चाहिए एक शिक्षक में, है ना। एक अच्छा संचार कौशल होना चाहिए। इससे क्या होता है कि छात्र शिक्षक को अपनी बात कह सकते हैं, और शिक्षक छात्र को अपनी बात समझा सकता है। तो दोनों में अच्छा संचार कौशल होगा तभी तो होगा ना। ऐसे अभी साइकिल के दोनों जो पहिए हैं, अगर एक समान होंगे तो तभी तो साइकिल चलेगा ना। अगर एक पहिया छोटा बड़ा है तो कैसे चलेगा? यही तो बात है। अगर शिक्षक और छात्र के बीच में अच्छा संचार कौशल है तो पढ़ाई में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये होना बहुत ज़रूरी है। ये शिक्षा की गुणवत्ता के थोड़े से पॉइंट थे। अब बारी आती है सहकारी शिक्षण की। देखिए, सहकारी शिक्षण क्या है? कक्षा में ऐसी स्थिति जहाँ एक कक्षा में दो शिक्षक एक साथ काम करते हैं, यानी कि कक्षा में ऐसी स्थिति है जहाँ पे एक क्लास में एक शिक्षक है, अब यहाँ पे दो शिक्षक हैं, जिसे सहकारी शिक्षण या इंग्लिश में कोऑपरेटिव टीचिंग भी कहा जाता है। तो सहकारी शिक्षण भी इसे कहा जा सकता है, जहाँ क्लास में दो शिक्षक हो। इसका उपयोग किसी भी कक्षा में किया जा सकता है। देखिए, सहकारी सभा में कुछ दृष्टिकोण, सहकारी शिक्षण में कुछ दृष्टिकोण। देखिए, इसमें जो क्लास में दो शिक्षक होते हैं, जो कक्षा में दो शिक्षक होते हैं सहकारी शिक्षण में, देखिए उसमें क्या होता है कि एक देता है शिक्षा, एक करता है सहायता, यानी कि एक टीचर पढ़ाता है और एक उसकी सहायता करता है। एक सिखाता है, एक निरीक्षण करता है। निरीक्षण क्या करता है कि निरीक्षण में ये देखा जाता है, जैसे एक टीचर पढ़ा रहा है, दूसरा शिक्षक ये नज़र रखता है कि वाकई ही बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं कि नहीं, कोई शरारत तो नहीं कर रहा है, कोई उसका ध्यान जा रहा है कि नहीं, ठीक है, या बच्चे बोर तो नहीं हो रहे, कैसे हो रहे। ऐसे एक शिक्षक का काम है पढ़ाना, एक का काम है निरीक्षण करना।
इसमें स्टेशन टीचिंग भी है। देखिए मैंने अलग से लेक्चर बना रखा है इंग्लिश मीडियम में, मैं हिंदी में बनाऊंगा स्टेशन टीचिंग का। स्टेशन टीचिंग कुछ नहीं है, इसमें क्या होता है कि दो शिक्षक होते हैं, वो क्या करते हैं कि क्लास को कुछ कुछ हिस्सों में बांट देते हैं, ग्रुप्स में बांट देते हैं, वो समूह में। जैसे 5 से 10 बच्चों का एक समूह बना दिया, अलग से फिर अलग से बना दिया, फिर अलग से, मतलब कि पूरी क्लास को वो 5 से 6 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, भाग में कर देते हैं। ठीक है, भाग कर देते हैं सभी का, कि जिससे क्या होता है कि वो सभी को अलग अलग टॉपिक पढ़ाते हैं। इससे क्या होगा कि कम समय में बच्चों को वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि काफ़ी कुछ सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाए जा सकते हैं स्टेशन टीचिंग में। इसका लेक्चर मैं अलग से लेके आऊँगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। नेक्स्ट है वैकल्पिक टीचिंग, वैकल्पिक शिक्षण। वैकल्पिक शिक्षण भी होता है इसमें। ठीक है, विकल्प होना ज़रूरी है। जैसे कि आप ये देखिए कि जैसे शिक्षक कोई चीज़ पढ़ा रहा है, बच्चों को पसंद नहीं आ रही, बोरिंग लगती है, तो उसको वैकल्प बदल सकता है, कुछ और पढ़ाना स्टार्ट कर दे वो, है ना, टॉपिक चेंज करके पढ़ा देता है। तो नेक्स्ट आ गया सूक्ष्म शिक्षण। इसे इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो टीचिंग, हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण। देखिए सबसे पहली बात है कि सूक्ष्म शिक्षण है क्या, मैं आपको सीधे बताऊंगा। सूक्ष्म शिक्षण उनके लिए है जो अभी टीचर बने नहीं हैं, जो अभी बीएड में है। ठीक है, जो अभी बीएड जो करते हैं ना स्टूडेंट, तो जो अभी टीचर बनने वाले हैं, यानी कि भविष्य में आने वाले टीचरों के लिए, भविष्य में आने वाले शिक्षकों के लिए सूक्ष्म शिक्षण की पद्धति होती है। यानी कि जो टीचर अभी भविष्य में टीचर बनेंगे, जो अभी स्टूडेंट है पर टीचर अभी बनेंगे आगे जाके, तो उनके लिए सूक्ष्म शिक्षण होता है। इसमें क्या होता है कि 5 से 10 स्टूडेंट होते हैं और उन्हें 5 से 10 मिनट के लिए ही पढ़ाया जाता है। देखिए सूक्ष्म का मतलब है छोटा, शिक्षण यानी कि कम समय में पढ़ाना। इसमें क्या होता है कि टाइम थोड़ा सा कम होता है, समय कम होता है, इसमें 5 से 10 मिनट में ही पढ़ाया जाता है। और ये कौन पढ़ाता है, जो अभी आने वाले टीचर हैं, यानी कि जो टीचर बने नहीं हैं, जो अभी टीचर बनेंगे भविष्य में बनने वाले जो शिक्षक हैं, उनके लिए सूक्ष्म शिक्षण की पद्धति है। सूक्ष्म शिक्षण को माइक्रो टीचिंग भी कहा जाता है। यह शब्द पहली बार 1963 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी आएगा या यूनिवर्सिटी है, गलती से लिखा हो गया, यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय यानी कि के ड्वाइट एलन द्वारा गढ़ा गया था। यानी कि माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण का जो शब्द है वो ड्वाइट एलन द्वारा गढ़ा गया था। यह शिक्षण के क्षेत्र में नया विकास है, बिल्कुल सही है, शिक्षण के क्षेत्र में नया विकास है, क्योंकि जब आने वाले जो शिक्षक हैं उनके लिए जो विकास है ना, ये देखिए तो फ्रेंड्स, यह शिक्षण के क्षेत्र में नया विकास है, ये बिल्कुल सही है। यह एक शिक्षक प्रशिक्षण टेक्निक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी भविष्य में जो शिक्षक आएंगे, ये उनको प्रशिक्षण देने की तकनीक है। जो भी शिक्षक बने नहीं हैं, तो जो भी बनने वाले हैं शिक्षक, ठीक है, तो उनके लिए माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण होता है। यह शिक्षण कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करता है, बिल्कुल सही है, कि जो शिक्षण कौशल, जो अभी टीचर बने नहीं हैं, जो शिक्षक बने नहीं हैं, उनमें जो शिक्षण कौशल है वो विकसित करने के लिए इसके ऊपर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यानी कि जो भी भविष्य में शिक्षक आएंगे, उनमें शिक्षण का कौशल विकसित करना किसका काम है, सूक्ष्म शिक्षण का। विषय का आकार भी कम हो गया है। देखिए इसमें क्या होता है कि बच्चे को कम समय में पढ़ाना होता है, विषय का आकार हो गया ना, जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है उसका आकार जो है वो कम करके पढ़ाया जाता है, इनकी थोड़े समय 5 से 10 मिनट में पढ़ाया जाता है। ब्रेंट एंड थॉमसन, इन्होंने 1996 में लिखा था, माइक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी तकनीक है जिसका लक्ष्य शिक्षक उम्मीदवारों को वास्तविक शिक्षा के लिए तैयार करना है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आएगा माइक्रो टीचिंग में स्टेप, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण में कुछ चरण कौन से होते हैं, कुछ स्टेप्स कौन से हैं। मैंने इसलिए इंग्लिश में लिखा है ताकि आपको हिंदी थोड़ी सी जो मुश्किल ना लगे। माइक्रो टीचिंग में स्टेप्स से होते हैं, मतलब कि सूक्ष्म शिक्षण के चरण कौन से हैं। देखिए पहले है योजना, इसमें योजना बना के चला जाता है। माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण में योजना बना के चला जाता है, ठीक है, योजना बनानी ज़रूरी है। पहले क्या होता है कि जो इसमें योजना बनानी पड़ती है कि कैसे कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। फिर होता है सिखाना, तो कौन सा लेसन सिखाना है, कौन सा लेसन पढ़ाना है। उसके बाद
प्रतिक्रिया देखना है कि बच्चों को जो पढ़ाया है वो कैसा है। यानी कि क्लास में जाने से पहले माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण में क्या होता है कि क्लास में जाने से पहले पहले योजना बनाई जाती है कि कौन सा क्या पढ़ाना है, सिखाना में कौन सा लेसन पढ़ाया जाता है। ठीक है, उसके बाद प्रतिक्रिया, क्लास में जाने के बाद सिखाया जाता है ना, जैसे प्रतिक्रिया देखी जाती है कि बच्चों को कैसे समझ आया कैसे नहीं, है ना। उसके बाद जब अच्छा पढ़ाया बुरा पढ़ाया, उसके बाद क्या होता है कि पुनः योजना बनाई जाती है। पुनः योजना में होता है कि अगर टीचर ने बढ़िया पढ़ाया, शिक्षक ने बढ़िया पढ़ाया, तो होता है कि पुनर्योजना ऐसे ही पढ़ाया जाए। अगर नहीं सही पढ़ाया, बच्चों को नहीं सही लगा, तो उसमें थोड़ा सा चेंज किया जाए। पुनर्सिखाना, फिर उसको फिर से पुनर्योजना बनाई जाती है, फिर से पुनः सिखाया जाता है, तो फिर से पुनः प्रतिक्रिया देखी जाती है। ये किसके काम है, सूक्ष्म शिक्षण के। नेक्स्ट आ गया स्थूल शिक्षण यानी कि मैक्रो टीचिंग। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो इसमें शिक्षण है जो 10 मिनट से ज़्यादा होता है। माइक्रो टीचिंग में क्या था, सूक्ष्म शिक्षण में क्या था कि जो टीचिंग थी वो कम समय में थी, और किन के लिए थी, जो अभी भावी शिक्षक बनेंगे उनके लिए। अभी स्थूल शिक्षण या मैक्रो टीचिंग क्या है, इसमें क्या है कि यह तब होती है जब एक शिक्षक एक विस्तारित अवधि के लिए एक समय में पूरी कक्षा को निर्देश प्रदान करता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि देखो माइक्रो टीचिंग होता है कि कम समय में पढ़ाना, और मैक्रो हो गया या स्थूल शिक्षण हो गया बच्चे को ज़्यादा समय में पढ़ाना। इसमें बच्चों को विस्तार से पढ़ाया जाता है, पूरा अच्छे से पढ़ाया जाता है। उसमें थोड़ा सा कम पढ़ाया जाता था, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया जाता है, होता है स्थूल शिक्षण या माइक्रो टीचिंग। देखिए आमतौर पर यह 10 मिनट से अधिक होता है। 10 मिनट से कम था माइक्रो टीचिंग, 10 मिनट से अधिक है मैक्रो टीचिंग यानी कि स्थूल शिक्षण। स्थूल शिक्षण अक्सर व्याख्यान प्रारूप में किया जाता है, और इसका उपयोग एक नई अवधारणा को पेश करने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि एक नए कौशल को जोड़ना या अभ्यास करना। देखिए स्थूल शिक्षण हमेशा ही व्याख्यान होता है। व्याख्यान का मतलब कि हर एक चीज़ को व्याख्या के रूप में आपको बताया जाए, मतलब कि विस्तार से बताया जाए। अब देखिए कि टीचर 10 मिनट से अगर आपको ज़्यादा पढ़ा रहा है तो आपको क्या करेगा कि आपको एक चीज़ को अच्छे से पढ़ा देगा, यानी कि विस्तार से पढ़ाएगा। वो आता है स्थूल शिक्षण में। इससे क्या होता है कि नया कौशल जुड़ता है। देखिए शिक्षक उस निर्देश को कैसे प्रदान करता है और प्रत्येक कक्षा गतिविधि में कौन शामिल है। शिक्षक में देखिए इसमें क्या होता है कि शिक्षक जो है वो निर्देश प्रदान करता है और देखता है कि प्रत्येक शिक्षा में कौन सी गतिविधि हो रही है, क्या क्या हो रही है। ये तो सिंपल सी बात है कि आप ये याद में रखिए कि जो सूक्ष्म शिक्षण है या माइक्रो टीचिंग है उसमें कम समय में पढ़ाया जाता है। कौन पढ़ाता है, जो अभी आने वाले भावी शिक्षक हैं, वो भी जो शिक्षक तैयार है वो। माइक्रो टीचिंग में थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाया जाता है, जिसकी अवधि 10 मिनट से ज़्यादा रहती है। इसमें टीचर जो है वो विस्तार से पढ़ाता है। टीम शिक्षण, जिसे टीम शिक्षण समूह शिक्षण भी कहते हैं, जिसे यह एक टीम के रूप में काम करने वाले पढ़ाने वाले शिक्षकों का समूह है। जिसमें क्या होता है कि इसमें शिक्षकों की एक टीम होती है जो सभी को पढ़ाते हैं। देखिए टीम में 2 से 5 शिक्षक हो सकते हैं जो छात्रों के लिए एक ही समूह को पढ़ाएंगे। यानी कि इसमें क्या होता है कि 2 से 5 टीचर हो सकते हैं, 5 शिक्षक हो सकते हैं जो छात्रों के एक ही समूह को पढ़ाएंगे। जैसे मान के चलिए कि 20 बच्चों का या 10 बच्चों का एक समूह बना दिया, उसे 2 से 5 शिक्षक पढ़ाएंगे। कैसे पढ़ाएंगे, जैसे कुछ बच्चों को एक समूह में से कुछ बच्चों को, जैसे किसी ने इंग्लिश करा दी, किसी ने मैथ्स करा दी, किसी ने कुछ करा दिया, वो होता है टीम शिक्षण या समूह शिक्षण। विभिन्न प्रकार के शिक्षण में एक ही समूह को एक ही समय में विशेषज्ञता के क्षेत्र के अनुसार साझा शिक्षण शामिल हो सकता है। देखिए विभिन्न प्रकार के शिक्षण में सही बात है, अगर आपको डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, डिफरेंट या विभिन्न प्रकार के आपको सब्जेक्ट या विषय पढ़ाने हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो शिक्षण है, जो टीचर है, टीचिंग है, ठीक है, उसमें क्या है कि एक ही समय में पढ़ाया जा सकता है। सिंपल सी बात है कि आप देखिए कि मैथ्स के टीचर हैं, साइंस के टीचर हैं, इंग्लिश के टीचर हैं, है ना। तो बच्चों को सभी कुछ पढ़ाना है, तो क्या करता है वो आपस में उसको साझा कर लेते हैं काम को, ठीक है। इसमें क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के जो विषय पढ़ाए जाते हैं, तो उनमें विभिन्न प्रकार के शिक्षक इनको पढ़ाता है एक ही समय में। प्रश्न शिक्षण में तकनीक, देखिए सबसे बड़ी बात है क्वेश्चनर कहते हैं इंग्लिश में। प्रश्न शिक्षण में तकनीक क्या है, पार करने का है कि पूछताछ सभी शिक्षित गतिविधियों की कुंजी है। पूछताछ मैंने कि क्वेश्चन आंसर जो किया जाता है। अब यह है कि जो बच्चों को अपने ऊपर सब कुछ पढ़ा दिया, आपको कैसे पता चलेगा कि उनको कुछ आया कि नहीं। देखिए अगर आप उनसे कोई क्वेश्चन आंसर करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे, तभी तो प्रश्न करेंगे तभी तो वो आंसर दे पाएंगे ना। तो ये सबसे बढ़िया तकनीक है। पूछताछ का उद्देश्य क्या है, देखिए ज्ञान का परीक्षण करने के लिए
सबसे बड़ी बात है कि जो एक शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहा है उनको कितना समझ में आया कितना नहीं, कैसे पता चलेगा, है ना। तो वो तो पता चलेगा ज्ञान का वो तो पता चलेगा पूछताछ से। तो इससे क्या पता चलेगा, ज्ञान का परीक्षण। अब कैसे पता चलेगा, जब आप उसका टेस्ट लोगे, है ना, डेली टेस्ट लोगे, मंथली टेस्ट लोगे, वीकली टेस्ट लोगे, साथ में परीक्षाएं होंगी जैसे 3-3 महीने की अवधि में, तो ऐसे पता चलेगा। ज्ञान लगाने के लिए पता ही है ना कि बच्चों को ज्ञान लगाने के लिए कि बच्चों को कितना ऐसे पता चलता है। कठिनाई का पता लगाने के लिए, अब देखिए कि आपने सभी कुछ जैसे मैथ्स के टीचर ने या किसी भी टीचर ने कुछ भी पढ़ा दिया, तो बच्चों को वो जब उसका वो पूछताछ या जो उसका जो टेस्ट लेगा, टेस्ट लेने के बाद उसको पता चलेगा कि इसने कौन कौन से सभी बच्चों ने कहाँ कहाँ पे गलती की है। अब जहाँ जहाँ पे बच्चों की गलती होती है तो वहाँ पे उनकी कठिनाई का पता चलता है। तो टीचर क्या करता है कि उस चीज़ को फिर से आसानी से करवाता है या इसको बढ़िया से करवाता है जिससे उनकी कठिनाई का हल हो सके। यानी कि ये पता चलता है कि टीचर ने आपको क्या पढ़ाया, शिक्षक ने बच्चों को क्या पढ़ाया, उनको कहाँ पे कठिनाई आ रही है, वो पता चलती है पूछताछ में, यानी कि क्वेश्चन में, यानी कि टेस्ट में। तो उस कठिनाई को दूर किया जा सकता है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर आप किसी बच्चे को कुछ पढ़ाते हैं या शिक्षक किसी को पढ़ाता है, तो अगर उसका जब टेस्ट लिया जाता है तो अगर पूछताछ में वो पास हो जाता है तो उसमें आत्मविश्वास जो बढ़ता है कि हाँ, उसमें होता है कि हाँ जी मैं पास कर लूँगा। छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, बिल्कुल सही है। देखिए छात्रों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। सक्रिय भागीदारी कैसे, जैसे टीचर ने कुछ पढ़ाया, अगला लेसन पढ़ाने से पहले उसका पहले टेस्ट ले ले, तो इसमें क्या होगा, सक्रिय भागीदारी होगी ना। तो बच्चों को भी हो जाता है कि हाँ ये मेरे को आ चुका है, ये मैं लेसन कर चुका हूँ, तो उसमें सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। देखिए जागरण या जगाना के लिए प्रेरणा, सबसे बड़ी बात है कि शिक्षण के चरण, देखिए शिक्षण के हमेशा 3 चरण हैं। पहली बात है, पहले को बोलते हैं पूर्व सक्रिय चरण जिसे कहते हैं योजना चरण, दूसरे कहते हैं सक्रिय चरण जिसे कार्यान्वयन या प्रभाव चरण, तीसरे को कहते हैं मूल्यांकन चरण। अब देखते हैं कि पूर्व सक्रिय चरण है क्या। देखिए इसे नियोजन स्तर भी कहते हैं, या इसे योजना चरण भी कहते हैं, या इसे नियोजन स्तर भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए कौन सा चरण है, यही वो चरण है जहाँ पे टीचर मतलब कि पढ़ाने से पहले प्लानिंग कर रहा है। यानी कि अभी उसने पढ़ाया नहीं है, बस वो प्लानिंग कर रहा है कि क्या क्या पढ़ाना है, कैसे कैसे पढ़ाना है। तो वो आता है हमारा पूर्व सक्रिय चरण में। यानी कि कौन सा चरण है जिसमें अभी टीचर अपने शिक्षक जो है वो प्लानिंग कर रहा है, वो योजना बना रहा है किसी चीज़ को पढ़ाने के लिए, जिसे नियोजन स्तर भी कहा जाता है। तो इसमें क्या आएगा कि लक्ष्यों की स्थापना, यानी कि किसी पाठ की योजना बनाने में पहला कदम उस विषय से संबंधित होना चाहिए जिसे पढ़ाया जाना है। यानी कि शिक्षक को सबसे पहले क्या देखना चाहिए, सबसे पहले उसे ये देखना चाहिए कि जो उसने आज कौन सा पाठ पढ़ाना है। यानी कि शिक्षक को जो शिक्षक ने पाठ पढ़ाना है, जो विषय उसने पढ़ाना है, उससे संबंधित इसको पहले से तैयारी करनी होती है। तो ये हो गया इसका पहला। तो इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तरीके तय करना, यानी कि जो उसने पाठ तय किया है पढ़ाने के लिए कि आज मैं ये पढ़ाऊँगा, उसके लिए वो उद्देश्य जो है उसके तरीके तय करेगा। देखिए यह विषय या सामग्री को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए कि यह सामग्री विशिष्ट है। अब ये शिक्षक ने देखा कि आज मैं ये चीज़ पढ़ाऊँगा, है ना, तो उसका उद्देश्य है कि मैं इस चीज़ को कैसे पढ़ाऊँगा। अब देखिए कि पहले वो विषय देखेगा, वो सामग्री देखेगा, वो ध्यान में रखते हुए उस चीज़ों को ध्यान में रखेगा कि कौन कौन सी चीज़ें करवानी चाहिए। अब देखिए उसने विषय देखा, अब सामग्री देखेगा विषय में पढ़ाने के लिए कि कौन कौन सा कितना कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, वो इसमें तय करेगा। शिक्षण दृष्टिकोण का पालन किया जाना, ठीक है। देखिए शिक्षण दृष्टिकोण का पालन किया जाना बहुत ज़रूरी है। शिक्षण दृष्टिकोण में शिक्षक ये देखता है कि मैं कैसे कैसे किस चीज़ को कराऊं। शिक्षण सामग्री का उपयोग किया जाना, ये बिल्कुल सही है। इसमें जो शिक्षक है वो कैसे पढ़ा रहा है, आपको बोल के पढ़ा है, आपको ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहा है ना। तो शिक्षण सामग्री जिसको इंग्लिश में टीचिंग एड्स कहते हैं, उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। देखिए अगर कोई शिक्षक किसी को पढ़ा रहा है, क्लास में अगर बच्चों को पढ़ा रहा है, तो वो जो स्कूल की द्वारा बताई गई बुक्स है या जो बोर्ड है उसके द्वारा बताई गई बुक्स उसको ही फॉलो करेगा, उसका ही वो पालन करेगा, उस हिसाब से पढ़ाएगा। यानी कि वो शिक्षण सामग्री का उपयोग करेगा। किसी खास विषय को पढ़ाने में लगने वाला समय, अब ये देखता है कि किसी विषय को खास मैं किसी चीज़ को पढ़ाऊँगा, वो कैसे पढ़ाऊँ, उसमें कितना समय लगेगा, है ना। जैसे कोई चैप्टर लंबा हो, जो कोई पाठ लंबा हो या कोई कैसा हो, तो उसको वो पढ़ाने के लिए समय तय करता है कि इसको मैं इतनी देर में ख़त्म करूँगा। क्योंकि आप देखिए कि जब आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो वहाँ पर टेस्ट वगैरह परीक्षाएँ होती रहती हैं,
तो उनको अपना सिलेबस उतना ख़त्म करना पड़ता है कि जैसे 3 महीने बाद कोई पेपर होगा तो उसमें कितना पढ़ाना है, तो उसको इसमें समय तय करना होता है। कक्षा का प्रबंधन बहुत ज़रूरी है, कक्षा का प्रबंधन भी किया जाता है। देखिए, सीखने के अनुभव दिए जाएंगे। शिक्षक जो है वो किसी को जब पढ़ाता है तो उसको याद करने के तरीके भी बिल्कुल बताता है, किसी को सिखाता है उसको अनुभव दिखाता है ना, कि ऐसे जैसे मैथ का कोई टीचर है, कोई गणित का जो शिक्षक है वो अगर पढ़ा रहा है तो आपको साथ में ट्रिक भी बताएगा कि ये कैसे करना है इसको। अगर यह हिस्ट्री या कोई भी आपको क्वेश्चन याद नहीं हो रहा, तो इतिहास का कोई क्वेश्चन याद नहीं हो, कुछ भी आपको कहीं पे भी कोई समस्या उत्पन्न हो रही है आपके सामने, तो आपको शिक्षक क्या करता है, अपने छात्रों को सीखने के अनुभव भी प्रदान करता है। देखिए, उपकरण का उपयोग मूल्यांकन के लिए किया जाता है। अब इसमें उपकरण का उपयोग किया जाता है। उपकरण कौन से? जैसे उसने पढ़ा दिया, वो आपसे परीक्षा लेगा, आपसे टेस्ट लेगा, ठीक है, वो हो गया ना उपकरण। तो उसका प्रयोग होता है किसके लिए होता है? वो मूल्यांकन के लिए, कि बच्चों को कितना आया। क्लास में उसने पढ़ा तो दिया, बच्चों को कितना है वो भी तो उसको टेस्ट करना है ना, तो इसलिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आ गया, अगला है सक्रिय चरण, जिसे कार्यान्वयन चरण भी कहते हैं। इसे वास्तविक शिक्षण। अब देखिए कि जो पहला चरण था ये पढ़ाने से पहले था, वो अपनी टीचर जो शिक्षक है वो अपनी तैयारी कर रहा है। अब ये आ गया वास्तविक, यानी कि अब वो क्लास में एंटर कर चुका है। तो एंटर करने के बाद क्या होगा? सक्रिय चरण हो गया, यानी कि कार्यान्वयन चरण हो गया इसमें। इसे वास्तविक शिक्षण के रूप में जाना जाता है, यानी कि अब टीचर या शिक्षक क्लास में पढ़ा रहा है। पहले उसने तैयारी कर ली पढ़ाने के लिए, सक्रिय चरण में क्या होगा? वो वास्तविक चरण आ गया पढ़ाने के लिए, ठीक है। इसमें वास्तविक शिक्षण मतलब कि अब वो क्लास में अपनी कक्षा में पढ़ा रहा है। तो इस प्रक्रिया में छात्र और शिक्षक दोनों शामिल हैं। अब दोनों शामिल हैं, ठीक है। प्रश्न बनता है कि कौन सी प्रक्रिया जिसमें छात्र और शिक्षक शामिल हैं? तो है सक्रिय चरण। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होता है। बिल्कुल सही है, शिक्षा की गुणवत्ता में बिल्कुल सुधार होता है। अगर शिक्षक क्लास में कुछ करवा रहा है तो उसको आत्मबल भी मिलेगा, साथ में उसमें गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। देखिए यहाँ पे क ख ग आएगा, ये गलती से लिखोगे यहाँ पे। देखिए, धारणा, सबसे पहले धारणा होती है समझने की। सबसे पहले समझने, अनुभूति, ठीक है। तो पहली बात है कि उसको देखना चाहिए। शिक्षक क्लास में देखता है, कक्षा में देखता है, धारणा बना के चलता है कि कितनी कक्षा में कितने बच्चे हैं, कितने छात्र बैठे हैं। उसको पहले समझता है कि बच्चों का लेवल क्या है। इसमें वो बच्चों का लेवल या बच्चों का स्तर को बौद्धिक स्तर को समझता है कि कौन से बच्चों को कितना कितना कैसे कैसे आएगा, कितना समझ में आता है। उसे अनुभूति करनी होती है। कक्षा का आकार देखेगा, ठीक है। कक्षा का आकार देखना बहुत ज़रूरी है कि कक्षा कितनी बड़ी है, कैसे कैसे मैं पढ़ाऊँ, है ना। तो निदान, अंदाज़ा भी लगाया जाता है, इसमें निदान भी किया जाता है। प्रतिक्रिया प्रक्रिया, इसमें देखिए कि अगर प्रक्रिया में क्या आएगा? प्रतिक्रिया प्रक्रिया में जैसे शिक्षक ने क्लास में कुछ पढ़ा दिया तो बच्चों का फेस देखेगा, चेहरा देखेगा कि उनकी प्रतिक्रिया होंगी ना। जैसे जैसे उसने कुछ पढ़ा दिया तो बच्चे से पूछेगा, बच्चों समझ आया कि नहीं? तो बच्चे कहते हैं कि जी सर, यस सर, समझ में आ गया, ठीक है। तो जितने बच्चे ज़्यादा बोलेंगे तो उससे पता चलेगा कि हाँ, बच्चों को समझ आ रहा है। अगर किसी को कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा तो मतलब बच्चों को समझ नहीं आया। तो होता है प्रतिक्रिया प्रक्रिया, यानी कि टीचर का या शिक्षक का पढ़ाया हुआ बच्चों को कितना समझ आया कि नहीं, वो किससे पता चलता है? प्रतिक्रिया प्रक्रिया से। मूल्यांकन चरण आ गया, लास्ट है ये मूल्यांकन चरण। इसमें क्या होता है, जिसे इंग्लिश में एवेल्यूएशन सिस्टम भी कहते हैं। मूल्यांकन में क्या होता है? देखिए, यह व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन को मापने का प्रयास करता है। विद्यार्थियों में विशिष्ट निर्देशात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मूल्यांकन चरण में होता क्या है। सबसे पहले देखिए कि शिक्षक ने पहले तैयारी की, ठीक है। पूर्व सक्रिय चरण में गया, पहले उसने तैयारी की, बाद में उसने सक्रिय चरण में आके बच्चों को पढ़ाया। अब मूल्यांकन चरण आता है कि बच्चों को जो शिक्षक ने पढ़ा चुका है उनको कितना कुछ आया है। यानी कि टीचर ने या शिक्षक ने क्लास में बच्चों को जितना पढ़ाया को आया कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? मूल्यांकन से। मूल्यांकन कैसे होगा? देखिए, मूल्यांकन के तरीके कैसे होते हैं। सबसे पहले मूल्यांकन हो गया ना। मूल्यांकन के तरीके क्या है? परीक्षण उपकरणों या परिवर्तनशील सभाओं। देखिए, सबसे पहले है कि परीक्षण उपकरण कौन से हैं। देखिए, सबसे पहले परीक्षण उपकरण, यानी कि बच्चों का मूल्यांकन कैसे करना हो, उनको आया कि कुछ कि नहीं, आता जाता है कि नहीं। क्योंकि देखिए कि अगर जो शिक्षक क्लास में पढ़ाता है उसके बाद क्या करता है कि वो बच्चों का टेस्ट लेता है, या डेली लेगा टेस्ट, या वीकली या मंथली, ठीक है। तो टेस्ट लेगा वो, उससे क्या होगा कि वो जब
उसने जो करवाया होगा बच्चों को, अगर वो उससे वो प्रश्न पूछेगा या प्रश्न बच्चों को लिखना पड़ेगा, तो अगर बच्चों ने सही से जवाब दिए थे तो इसका मतलब है कि टीचर ने जो या शिक्षक ने जो पढ़ाया है बच्चों को अच्छे से समझ आ गया। अगर नहीं पढ़ाया तो समझो बच्चों को समझ नहीं आया। यानी कि मूल्यांकन स्तर वो स्तर है जिसमें ये देखा जाता है कि शिक्षक द्वारा जो पढ़ाया गया है बच्चों को वो उनको कितना समझ में आया कि नहीं। ठीक है, ये मूल्यांकन के तरीके हैं। तो परिवर्तनशील सेवाएं में ये है कि अगर बच्चों को कोई समझ में नहीं आया तो टीचर या शिक्षक ये देखता है कि कहाँ पे गलती हुई है बच्चों से, क्यों समझ नहीं आया, कि उसको वो अलग अलग तरीके से करवाता है। वो शिक्षण का पहला स्तर है, यानी कि जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है जो वो शिक्षण का पहला स्तर है। ठीक है, यानी कि आप देखिए कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग यानी कि शिक्षण का स्मृति स्तर हमारा दिमाग से संबंधित है ना। यानी कि जो हमारी मेमोरी है उसमें जो हम स्मृति हमारा जो स्तर है वो कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में बात आएगी ना हमेशा, है ना। तो स्मृति स्तर क्या होगा शिक्षण का, ये पहला और विचारणीय स्तर है। इसका संबंध स्मृति और मानसिक क्षमता से होता है। बिल्कुल सही है। इसका संबंध किससे है? स्मृति या मानसिक क्षमता से। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए कि जो शिक्षण का स्मृति स्तर है उसका किससे संबंध है। तो फ्रेंड्स, स्मृति स्तर पर शिक्षण को शिक्षण का सबसे निचला स्तर माना जाता है। यानी कि जो स्मृति स्तर है, जो हमारा मेमोरी लेवल है, उस पर जो शिक्षण है, जो उस पर टीचिंग है, उस पर शिक्षण का सबसे निचला स्तर स्मृति स्तर को ही माना जाता है। यानी कि जो टीचिंग है, जो शिक्षण है, उसका सबसे निचला स्तर यानी कि सबसे पहला स्तर, सबसे पहला लेवल कौन सा है? स्मृति स्तर का, यानी कि मेमोरी लेवल का। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस स्तर पर क्या होता है देखते हैं। ये शिक्षण का पहला चरण है, ये तो सही है, बिल्कुल हमने पहला ही पढ़ा है। सोचने की क्षमता कोई भूमिका नहीं निभाती। देखिए इसमें आपको सोचना ही पड़ता। मैं आपको पहले क्लियर कराता हूँ है क्या। देखिए जो स्मृति स्तर होता है ना, उसमें हम करते क्या है स्मृति स्तर में, आप ये देखिए कि अगर हमने कोई चीज़ याद करनी होती है ना, इसमें हम फैक्ट, इसमें हम तथ्य याद करते हैं ओनली। ठीक है, इसमें जैसे आप कहते हैं ना कि MCQs, आपको इसमें सिंपल सी बात है कि स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं। जैसे भारत कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। गांधी जी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी, है ना। तो कहने की बात यह है कि आपको इसमें तथ्य याद करने होते हैं, बस इसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। ठीक है, तो तथ्य याद करने होते हैं। तो ये हो गया शिक्षण का पहला चरण। यानी कि जो स्मृति स्तर है वो क्या होता है, जिसमें हम तथ्य याद करते हैं, ज़्यादा सोचते समझते नहीं हैं, जिसमें हम सिर्फ तथ्य ही याद करते हैं, फैक्ट याद करते हैं, वो होता है स्मृति स्तर। इस सोचने की क्षमता कोई भूमिका नहीं निभाती, क्योंकि इसमें सोचा नहीं जाता, सिर्फ इसमें पढ़ा जाता है, सिर्फ उसमें क्वेश्चन को याद किया जाता है। छात्र केवल उन तथ्यों, सूचनाओं, सूत्रों और कानूनों को रट लेते हैं जो कानूनों को रट लेते हैं, यहाँ पे नियम भी आ सकता है, नियमों को रट लेते हैं जो उन्हें सिखाए जाते हैं। यानी कि जो छात्रों को तथ्य टीचर के द्वारा, एक शिक्षक के द्वारा समझाए जाते हैं, जो सूचनाएं प्रदान की जाती हैं, जो सूत्र और जो नियम बताए जाते हैं, उसको छात्र रट लेते हैं। ठीक है, तो ठीक है, सिंपल सी बात है। जैसे आपको टीचर कहेगा कि आप भी करिए, ऐसे क्वेश्चन करिए, इसको ऐसे ही रटे, है ना। तो होता है क्या है, इसमें हमको ऐसा ही करना पड़ता है जैसे हमें दिया जाता है। जिनकी कोई तिथि, कोई जो डेट है उसको क्या हुआ था, है ना, तो वो हमें ऐसे याद करना पड़ेगा। तो कहने की बात है कि छात्र केवल इसमें तथ्य और सूचनाओं को ही पढ़ते हैं। शिक्षक की भूमिका प्राथमिक होती है और छात्र माध्यमिक होता है। बिल्कुल सही है, शिक्षक की भूमिका प्राथमिक होती है। शिक्षक होगा तभी तो छात्र होगा ना। अगर आपके पास शिक्षक ही नहीं है, मार्गदर्शक नहीं है आपका, तो आप क्या करोगे, है ना। आपके पास बुक्स पढ़ी होंगी, आपको पता ही नहीं करना क्या है, शिक्षक बताएगा ना आपको कि इसमें से ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। तो शिक्षक इसमें प्राथमिक भूमिका निभाता है, जबकि छात्र माध्यमिक भूमिका में होता है। अध्ययन सामग्री व्यवस्थित और पूर्व नियोजित होती है। बिल्कुल सही है, अध्ययन सामग्री जो होती है व्यवस्थित होती है, पूर्व नियोजित होती है। अध्ययन सामग्री व्यवस्थित होने का क्या मतलब है कि आपको सब कुछ सही ढंग से, आपको सही से करना पड़ेगा। ठीक है, व्यवस्थित होते हैं, स्ट्रक्चर वाइज पहले बनाया जाता है कि जैसे आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाया जाता है ना, व्यवस्थित रूप से आपको पढ़ाया जाता है। शिक्षक एक क्रमिक क्रम में अध्ययन सामग्री प्रस्तुत करता है। बिल्कुल सही है, शिक्षक जो है वो क्रमिक क्रम में, यानी कि आपको लाइन वाइज सब कुछ करवाएगा, क्रमिक क्रम में सामग्री प्रस्तुत करवाएगा। यानी कि संबंध तो होना चाहिए ना। आप ये देखिएगा, अगर शिक्षक आपको हिस्ट्री का पहला जैसे आप मान के चलिए UGC नेट की हम तैयारी कर रहे हैं पहले, है ना, तो क्रम हो गया ना, पहले हम टीचिंग ख़त्म करेंगे, फिर हम रिसर्च ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे। तो ये तो है नहीं, पहले हमने एक लेक्चर टीचिंग का कर लिया, दूसरा लेक्चर कॉम्प्रिहेंशन कर लिया, तीसरा हमने रिसर्च से कर लिया, हमें समझ के आया कुछ भी नहीं।
तो इसमें क्या होगा कि शिक्षक जो होता है आपको क्रम वाइज यानी कि क्रमिक क्रम में आपको अध्ययन सामग्री प्रस्तुत करवाता है। स्मृति स्तर पर शिक्षण में अंतर्दृष्टि का अभाव होता है, बिल्कुल सही है, अंतर्दृष्टि का अभाव होता ही है, क्योंकि स्मृति स्तर में होता क्या है, सिर्फ हमें फैक्ट रटने पड़ते हैं, याद करने पड़ते हैं, कुछ नहीं, इसमें सोचना समझना नहीं पड़ता, इसमें गहराई से कुछ भी सोचना नहीं पड़ता। इसलिए स्मृति स्तर में क्या होता है, सिर्फ अंतर्दृष्टि का इसमें अभाव होता है, इसमें सिर्फ रटना ही होता है। मनोवैज्ञानिक रूप से यह संज्ञात्मक स्तर का शिक्षण है, बिल्कुल सही है, मनोवैज्ञानिक रूप से क्या है, ये संज्ञानात्मक है ना, संज्ञात्मक स्तर का शिक्षण है ये। मुख्य रूप से मौखिक परीक्षा और लिखित परीक्षा शामिल है, बिल्कुल सही है, इसमें मौखिक परीक्षा होती है और लिखित परीक्षा होती है। मौखिक परीक्षा ऐसे जैसे आपको पूछ ले कि बताइए भारत कब आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को, गांधी जी का पूरा नाम बताइए, मोहनदास करमचंद गांधी, ये क्या मौखिक परीक्षा होगी ना। लिखित परीक्षा भी आएगी, 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे एक ऑप्शन के, जैसे आता ही पेपर में, तो उसको बताया जाएगा बताइए इसका ऑप्शन सही बताया, आपको क्या करना पड़ता है, आपको उसमें से एक को टिक करना पड़ता है। मुख्य रूप से शिक्षक केंद्रीय, ये बिल्कुल सही है, मुख्य रूप से शिक्षक केंद्रीय के है, टीचर सेंटर्ड है। क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए इनमें से कौन सी थ्योरी है जो शिक्षक केंद्रित है, आपको इसमें से लगाना है स्मृति स्तर के ऊपर। स्मृति स्तर के गुण क्या है, देखिए निम्न वर्ग के बच्चों के लिए उपयोगी है, बिल्कुल सही है, जो निम्न वर्ग के बच्चे हैं जिनको इतना समझ में लेक्चर नहीं आता, जो इतना पढ़ नहीं पाते, उनके लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि उनको फैक्ट याद करने होते हैं, क्योंकि ये बेसिक लेवल है पूरा, इसको पढ़ने के बाद वो आगे जा सकते हैं। यह उनकी बुद्धि के विकास के कारण है, और उनके पास रूट, इंग्लिश में कहते हैं रूट, ROTE, रूट का मतलब है रटना, यानी कि स्मृति है। ये इनकी सिंपल सी बात है, ये उनकी बुद्धि के विकास का कारण है। अब ये देखिए कि बुद्धि का विकास का कारण क्या है, आप ये मान के चले जैसे हम बचपन में पढ़ते थे, पहले में पढ़ाया जाता था ना फ्रीडम फाइटर के बारे में, ये उनके नाम क्या है, ऐसे क्या है ना। तो बाद में क्या हुआ, जब हमारी क्लासेस बढ़ती गई, हम स्कूल कॉलेज में जाते रहे, तो हमें और पढ़ना पड़ा, तो उससे क्या होगा कि हमारा पहले बेसिक लेवल बन गया, किससे, स्मृति स्तर से, है ना। तो बुद्धि के विकास का कारण, यानी कि बुद्धि का विकास कैसे होगा, जब हमें स्मृति स्तर आएगा। इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें रटना ही पड़ता है, यानी कि सिंपल सी बात है, बुद्धि का विकास कैसे होगा, स्मृति स्तर से। स्मृति स्तर में क्या करना पड़ेगा हमको, हमें उसको चीज़ों को, फैक्ट को रटना पड़ेगा। शिक्षण के स्तर में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, और वह विषय वस्तु के विकल्प बनाने के लिए स्वतंत्र होता है, बिल्कुल सही है। शिक्षण के स्तर में जो शिक्षक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका तो होती है, वह वस्तु विकल्प को बनाने के लिए स्वतंत्र होता है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी, मतलब कि कोई भी विषय चुन सकता है, उसकी योजना बनाता है और उसे अपनी इच्छा के अनुसार प्रस्तुत करता है। आप देखिए, अगर टीचर ने कोई चैप्टर पढ़ाना है तो अपने स्तर से पढ़ाएगा कि बच्चों को मैं कैसे पढ़ाऊँ, कैसे समझ आए, है ना। आप देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड का देखिए पेपर 1 कितना मुश्किल है ना। हम आपको जो लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं, हम आपको ऐसे करवा रहे हैं कि ताकि आपको आसानी से हो जाए, है ना। तो हमारा मकसद यही है, टीचर का हमेशा मकसद होता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, मैं ऐसे पढ़ाऊँ कि उसको समझ में आ जाए। स्मृति स्तर में हासिल किया गया ज्ञान भविष्य के लिए एक आधार बनाता है, यानी जब छात्र की बुद्धिमत्ता और सोच की आवश्यकता होती है। स्मृति स्तर में क्या होता है कि यह भविष्य के लिए एक आधार बनाता है, यानी कि अब आपको, जैसे आपने कुछ पढ़ा, भविष्य हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ ले तो आप उसका आंसर दे पाओगे ना। अब आपने आंसर कैसे दिया, आपने सीखा है तभी दिया ना। तो ये क्या हो गया, जब आप स्मृति स्तर में कुछ याद करते हो तो भविष्य के लिए एक आधार बन गया, है ना। आपने देखिए इतना कुछ पढ़ा, बाई चांस आपका कौन बनेगा करोड़पति में नंबर लग जाए, आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, आप उसका आसानी से जवाब देकर 1 करोड़ जीत जाओ, तो ये हो गया ना, भविष्य के लिए एक आधार बन गया। अगर आप पढ़ा होगा तभी आंसर दे पाओगे ना, अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप यहाँ वहाँ पे सोचोगे यार मैं पढ़ लेता तो बढ़िया होता, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने जो पढ़ा होता है, स्मृति स्तर में पढ़ा होगा, तो आपको भविष्य के लिए एक आधार बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके कुछ अवगुण भी हैं। देखिए हर एक चीज़ के गुण अवगुण होते ही हैं। यह छात्र की क्षमताओं में के विकास में योगदान नहीं करता, यानी कि ये छात्र इसमें क्या करते हैं, फिर फैक्ट के ऊपर ही आधारित रहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, यानी कि ये उसके विकास में योगदान नहीं देता। बस छात्र जो है, जैसे उन्होंने एक चीज़ रट ली, जैसे कुछ भी चीज़ का उन्होंने फैक्ट रट लिया, पर उनको पूरी नॉलेज नहीं मिल पाई इसमें, है ना, वो डिपेंडेंट रहेंगे कि हाँ आगे क्या होगा, है ना। तो इसमें ये थोड़ा सा अवगुण है। प्राप्त ज्ञान वास्तविक जीवन की स्थितियों में मददगार साबित नहीं होता है, क्योंकि यह छात्रों की प्रतिभा को विकसित नहीं करता। देखिए जो प्राप्त ज्ञान है वो वास्तविक जीवन की स्थिति में मददगार साबित नहीं होता। देखिए सबसे पहली बात है कि अगर आप सिर्फ MCQ, देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आप मान के चलिए कि अगर आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हो, अगर आप उसको कंसेप्ट को क्लियर नहीं करते, सिर्फ आप उसके MCQs करके चले जाते हो, तो आपका पेपर कभी क्लियर नहीं हो पाएगा। आपकी किस्मत अच्छी हो गई तो 1-2 जनक हो भी जाएगा, पर
ऐसा नहीं हो पाएगा, है ना, क्लियर नहीं हो पाएगा। तो उससे क्या हो गया, यानी कि अगर आपने स्मृति स्तर पर, मेमोरी लेवल पर अपने क्वेश्चन तो याद कर लिए, आपको क्वेश्चन तो आते हैं, पर आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जिससे आपकी प्रतिभा विकसित नहीं हो पाई, आप एग्जाम नहीं कर पाओगे, है ना फ्रेंड्स। तो विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन में रखा जाता है और इस शिक्षण पर जोर दिया जाता है। बिल्कुल सही था कि जो हमने पढ़ा था कि शिक्षण का जो स्मृति स्तर था वो था टीचर सेंटर्ड, यानी कि शिक्षक केंद्रित। उसमें क्या था कि बच्चों को सिर्फ रटवाया जाता था, सिर्फ उसमें स्मृति स्तर में सिर्फ वही बातें बताई जाती थी जो उनको ज़रूरी थी, यानी कि जिसमें आप देखते हैं ना, जैसे क्वेश्चन थे रटे रटाए क्वेश्चन, उसको रटना पड़ता था। इनकी स्मृति स्तर क्या होता है, जिसमें हमको फैक्ट को, तथ्यों को रटना पड़ता है। ठीक है, आज हम आपके सामने ये लेके आए हैं बौद्ध का स्तर, जिसमें हम ये जानेंगे कि ये क्या स्तर है। देखिए कि मेमोरी लेवल के बाद, यानी कि स्मृति स्तर के बाद दूसरा लेवल होता है बौद्ध के स्तर का। इसमें क्या होता है, इसमें रटना कुछ नहीं पड़ता, इसमें समझना पड़ता है। ये होता है समझ का स्तर। ठीक है, मेमोरी लेवल में हो गया कि रटने वाला, यहाँ पे होगा समझने वाला। अब आपने जो चीज़ पढ़ी है तो उसको आप कैसे याद कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड देखिए, शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में बौद्ध समझ के अर्थ को, संबंधों को देखकर, तथ्यों के कुल उपयोग को देखकर वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी कि शिक्षा के और मनोविज्ञान के क्षेत्र में, है ना, जो बौद्ध है, जो बौद्ध है उसके अर्थ को हम वर्गीकृत कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, हम इसको समझेंगे। देखिए, बौद्ध या समझ के स्तर पर शिक्षण स्मृति स्तर पर एक से अधिक गुणवत्ता का है। देखिए, सिंपल सी बात आ गई, यानी कि जो बौद्ध का स्तर है वो बड़ा है किससे, शिक्षण के स्मृति स्तर से। यानी कि जो शिक्षण का स्मृति स्तर जो हमने कल पढ़ा था वो पहला लेवल था। ये बौद्ध का स्तर है, जो समझ का स्तर है, ये दूसरा स्तर है। यानी कि जो स्मृति स्तर था वो कम गुणवत्ता वाला था, जो बौद्ध का भी स्तर है वो स्मृति स्तर से अधिक गुणवत्ता वाला है। क्योंकि देखिए कि आप ये समझिए कि जो हमारा स्मृति स्तर है वो क्या था, वो उसमें तो रटना पड़ता था, अब इसमें समझना पड़ता है। अधिक गुणवत्ता वाला हो गया ना, कि आपको चीज़ समझ में आ रही है, तो ये अधिक गुणवत्ता वाला है किससे, स्मृति स्तर से। यह मानसिक क्षमताओं के दृष्टिकोण से अधिक उपयोगी और विचारशील है। यानी कि ये मानसिक क्षमताओं के दृष्टिकोण, आप देखिए कि जो हमारी मानसिक क्षमता है, जो हमारा मेमोरी लेवल है ना, तो जो उसका दृष्टिकोण है समझने का, ये अधिक उपयोगी और विचारशील है। यानी कि अगर आपने पहले मेमोरी लेवल में, यानी कि स्मृति स्तर में कुछ पढ़ा होगा, है ना, तो आप उसको समझोगे ना कि मैंने जो चीज़ पढ़ी है वो कैसे हुई। ये हमारी मानसिक क्षमता होगी ना। जैसे आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आ गई या कुछ भी होगा, उसको सोच समझ के करोगे ना, कि इसको मानसिक क्षमता, आपका दृष्टिकोण हो जाएगा। यानी कि सिंपल सी बात है कि इसमें मानसिक क्षमता का जो दृष्टिकोण है वो अधिक उपयोगी होगा, विचारशील होगा। विचारशील ऐसे कि आपके सामने कोई क्वेश्चन आया, अब आप उसको क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, मान के चलिए कि आप यूजीसी एग्ज़ाम में बैठे हैं, तो आपके सामने कोई क्वेश्चन आ गया, तो आप क्वेश्चन को पहले पढ़ोगे, फिर आप उसके ऑप्शन को पढ़ोगे, तो आप उसको विचार करोगे ना कि क्या क्या हो सकता है। फिर आपको होएगा कि ये जो क्वेश्चन है ये कॉन्सेप्ट के बेस ऊपर है, तो आप उसका तभी आंसर दे पाओगे जब आपने उसको अच्छे से पढ़ा होगा। तो वो क्या होगा, वो विचारशील हो गया ना। अब वो विचारशील कहाँ से आया, वो आया आपकी मानसिक क्षमता से। मानसिक क्षमता कहाँ से आई, आपके आया वो समझ के स्तर से, यानी कि बौद्ध के स्तर से। तो सिंपल सी बात है, तो जो हमारी मानसिक क्षमता है वो अधिक उपयोगी और विचारशील हो जाती है। तो दोस्तों, इसमें स्मृति और सिद्धि दोनों ही आते हैं, यानी कि इसमें मेमोरी लेवल और इसमें जिसे आप स्मृति कहते हैं, इसमें अंडरस्टैंडिंग जिसे सिद्धि या बौद्ध भी कहते हैं वो भी आता है, जिसे अंतर्दृष्टि भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि आपके सामने जो क्वेश्चन रखा होता है आप उसको सोचोगे, समझोगे ना, बस। इनकी जो शिक्षक है, जो टीचर है, जो आपको पहले वो पढ़ाता था, आपको उसने पहले रटवाया था चीज़ों को, अब वो आपको पढ़ा रहा है, आपको वो गहराई से पढ़ा रहा है, आप उसको पढ़ रहे हो अच्छे से, तो वो क्या होगा, तो वो किस में आया, वह हमारा बौद्ध स्तर में आया। तो इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। इसका प्रतिपादन किया है मॉरिसन ने। तो फ्रेंड्स, बोध या समझ के स्तर के ये कुछ गुण हैं। यहाँ पे गुण लिखना है, मैं भूल गया, यहाँ पे गुण लिख लेना। ये गुण है बोध या समझ का स्तर। देखिए गुण क्या है इसके, इस स्तर पर छात्रों के द्वारा अपनी सोच क्षमताओं का इस्तेमाल किया जाता है।
ठीक है। इसमें क्या होता है कि इस स्तर पर जो छात्रों के द्वारा है ना, इसमें सोच क्षमताओं का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए इसमें जो छात्र हैं वो क्या करते हैं, अपनी सोच की जो क्षमता है उसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो टीचर होता है, जो शिक्षक होता है, वो बच्चों को पढ़ाता है, वो अच्छे से उसको पढ़ाता है। जैसे जो उसने पहले आपको पढ़ाया था मेमोरी लेवल में, यानी कि जो सीखने के लिए दिया था, अब आपको वो अच्छे से पढ़ाएगा। इसमें जो छात्र हैं वो भी अच्छे से पढ़ेंगे, यानी कि उसको आप अंडरस्टैंड करोगे, समझोगे। आप मान के चलिए आपके सामने पेपर में कोई क्वेश्चन आया, एग्ज़ाम हॉल में बैठे यूजीसी नेट के कंप्यूटर के ऊपर, है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, आपके सामने क्वेश्चन आया तो आप उसको समझ रहे हो, आप क्या करो, अपनी सोच क्षमताओं से उसको समझ रहे हो, है ना। तो वो सोच कहाँ से आया, जब आपने उसको गहराई से पढ़ा होगा, टीचर ने आपको गहराई से पढ़ाया होगा, तभी आपको समझ आएगा ना। तो यही इसका छात्र इसमें क्या करते हैं, अपनी सोच क्षमताओं का उपयोग करते हैं, है ना। तो इसमें दोनों ही है, इसमें छात्र भी है, इसमें शिक्षक भी है। शिक्षक आपको अच्छे से गहराई से पढ़ाएगा, छात्र भी इसको गहराई से समझेंगे। इस स्तर पर प्राप्त ज्ञान शिक्षण के चिंतनशील स्तर का आधार बनता है। बिल्कुल सही है। चिंतनशील स्तर कौन सा है, हमारा तीसरे नंबर का स्तर, जो मेमोरी और बोध के बाद आता है, तो वो चिंतनशील होता है। तो जो ये बोध का स्तर है, इसके बाद ये आधार है, किसका आधार है, ये चिंतनशील स्तर का। चिंतनशील क्या होता है, जिस चीज़ को हम बहुत ही अंतर्मन से, बहुत ही गहराई से समझते हैं। अंडरस्टैंडिंग में जो आज हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम चीज़ों को समझेंगे, चिंतनशील में अच्छे से सोच समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। जैसे मन की आवाज़ होती है वो होता है चिंतनशील, मन से सोचना, बिल्कुल गहराई से सोचना। तो इस स्तर पर क्या होता है, जो प्राप्त ज्ञान है, यानी कि जो हमने अभी मेमोरी लेवल, जो अभी हमने बौद्ध के स्तर पर जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है, वो शिक्षण का चिंतनशील स्तर का आधार बनता है। यहाँ शिक्षक एक संगठित और अनुक्रमिक रूप में छात्रों के सामने विषय वस्तु प्रस्तुत करता है। अब देखिए मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे शिक्षक और छात्र दोनों ही होते हैं। अब इसे क्या करेगा कि जो शिक्षक होता है ना, वो संगठित, यानी कि स्ट्रक्चर वाइज संगठित रूप से और अनुक्रमिक रूप से छात्रों के सामने विषय वस्तु प्रस्तुत करता है। यानी कि जो उसने शिक्षक ने पढ़ाना है अपने छात्रों को, वो क्या करेगा, इसमें जो भी पढ़ाएगा उसको व्यवस्थित रूप से या संगठित रूप में छात्रों के सामने चीज़ों को प्रस्तुत करेगा, है ना। मान के चलिए हम भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, तो शिक्षक क्या करेगा, भारतीय इतिहास के बारे में बच्चों को आराम से करवाएगा, है ना। तो वो क्या करेगा, उसको गहराई से पढ़ाएगा ना, संगठित रूप से। पहले बताएगा कि हाँ, हिस्ट्री में पढ़ाएगा ना पहले कि दुनिया की शुरुआत कब हुई थी, फिर बाद में बढ़ते पढ़ते 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 फिर हम राजा महाराजाओं के ऊपर आएंगे, फिर हम अंग्रेज़ों के ऊपर आएंगे, फिर हम भारत की आज़ादी के ऊपर आएंगे। तो वो क्या होगा, संगठित रूप हो गया, अनुक्रमिक रूप से हो गया ना। आपको वो गहराई से समझाएगा कि पहले ये होता, बाद में ये होता, ये तो समझाएगा नहीं, पहले अंग्रेज़ क्या पढ़ा दिया, फिर बाद में वो पढ़ा दिया, फिर बाद में राजा को पढ़ा दिया, वो तो मिक्स हो जाएगा। यानी कि शिक्षक क्या करेगा, इसमें आपको संगठित रूप में विषय वस्तु प्रस्तुत करता है। अब जो नया प्राप्त ज्ञान है, यानी कि जो छात्र नया ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं टीचर से, शिक्षक से, तो वो पुराने ज्ञान से संबंधित भी होता है ना। आप ये देखिए कि जो बुक्स होती हैं उसमें जो नए नए चैप्टर होते हैं वो पुराने चैप्टर से रिलेटेड ही होते हैं साथ में। यानी कि जो शिक्षक क्लास में बच्चों को पढ़ाएगा, जो संगठित रूप में पढ़ाएगा, वो जो नया ज्ञान होता है वो पुराने ज्ञान से संबंधित ही होता है। यानी कि अगर हम भारतीय इतिहास का कोई नया चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो जो पीछे वाले चैप्टर है वो भी भारतीय इतिहास से संबंधित ही होंगे, ठीक है। पहले प्राप्त ज्ञान के लिए यहाँ छात्र रट्टा मारकर नहीं सीखते, यानी कि इसमें छात्र रट्टा नहीं मारते बिल्कुल भी। यहाँ पे क्या करते, समझते हैं। यहाँ वे तथ्यों और सूचनाओं, उनके उपयोग और उद्देश्यों को समझकर सीखते हैं। देखिए वही बात आ गई ना, यानी कि इसमें रट्टा नहीं मारा जाता। रट्टा किस में मारता है, स्मृति स्तर में, चीज़ों को ऐसे याद करो। यहाँ पे तथ्यों और सूचनाओं को क्या करता है, इसमें समझना पड़ता है ना। हमने ये पढ़ा था ना कि आप देखिए कोई भी चीज़ है, जैसे आप सपोज करिए आप पेपर 1 के जो क्वेश्चन है उसको रट्टे मार के चले जाओ, सिर्फ आप MCQs करके जाओ, तो आपको पेपर आपका हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि पेपर में आपको गहराई से पढ़ना पड़ेगा, तभी तो क्वेश्चन आएगा ना। तो बस वही बात होगी ना, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। हम इसके अवगुण भी देख लेते हैं। हर एक चीज़ के अवगुण दो होते ही हैं, बोध या समय के स्तर के अवगुण। इस स्तर पर शिक्षण शिक्षक और छात्र केंद्रित है।
इस स्तर में क्या हो गया, शिक्षण जो है वो छात्र केंद्रित होता है ना। तो इस स्तर में शिक्षक और छात्रों के बीच कोई बातचीत नहीं होती। देखिए फ्रेंड्स, पहला गुण तो इस स्तर पर जो शिक्षण है वो शिक्षक और छात्र केंद्रित तो है ही है। इनके एक शिक्षक भी होगा, इसमें छात्र भी होगा, है ना। तो इसमें क्या होगा कि शिक्षक जो छात्रों को पढ़ाएगा, शिक्षक वही छात्र वो ही पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसमें क्या होगा, छात्र और शिक्षक के बीच में कोई बातचीत नहीं है ना। यानी कि टीचर अपनी मर्जी से जो भी पढ़ा रहा है बच्चों को वो सीखना ही पड़ेगा, उसी गहराई से सीखना पड़ेगा जिस गहराई से टीचर बच्चों को। और समझ, दोनों में अंतर क्या है? समझ होता है कि आप किसी चीज़ को समझ रहे हो, चिंतनशील होता है आप किसी चीज़ के ऊपर सोच विचार अच्छे से कर रहे हो, है ना। तो क्या चीज़ सही है क्या गलत है वो हो गया चिंतनशील। यानी कि शिक्षण का चिंतनशील स्तर क्या होता है कि किसी चीज़ को अच्छे से सोच विचार के करना, ठीक है। जैसे आपके सामने कोई क्वेश्चन रख दिया जाए तो आपको उसका आंसर ढूंढना पड़ेगा ना। क्या करोगे आप? चिंतन करोगे ना। बस ये किसका पार्ट है? ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है ना अध्यापन का जो स्तर है बट उसका पार्ट है ये। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। शिक्षण का चिंतनशील स्तर ये किसने दिया था? किसने प्रतिपादित किया था इसको? ये क्या था? हंट ने। देखिए, किसी चीज़ पर चिंतन करने का मतलब है कि किसी समय पर कुछ करने के लिए सावधानीपूर्ण विचार करना। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप चिंतन का मतलब क्या है कि किसी चीज़ के ऊपर किसी समय पर सावधानीपूर्वक विचार करना ही चिंतन कहलाता है ना। यानी कि कोई भी चीज़ है, आप उसके ऊपर सावधानीपूर्वक विचार कर रहे हो। जैसे मान के चलिए आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो, बड़ा शांतमय माहौल है एग्ज़ाम के केंद्र में, है ना। आपके सामने क्वेश्चन रख दिया जाए, अब आप क्वेश्चन के ऊपर फंस जाओगे बिल्कुल। तब आप क्या करोगे? उसको अच्छे से सोचोगे, समझोगे, सावधानीपूर्वक विचार करोगे कि कहीं मेरे चारों के चार जो ऑप्शन है इसमें से सही है क्या। यानी कि एक क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन है उसमें से एक ऑप्शन को सही चुनने के लिए आप उस क्वेश्चन के ऊपर क्या करते हो? चिंतन करते हो, विचार करते हो, है ना। तो वो सावधानीपूर्ण विचार करना ही चिंतन कहलाता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसका मतलब किसी चीज़ के बारे में गहराई से सोचना भी है। चिंतन का मतलब होता है कि किसी के बारे में गहराई से सोचना। आपने 2 बंदों की बात सुनी तो आपने ये सोच के देखा, अपनी गहराई से सोचा कि दोनों में सही क्या है ना। तो वो क्या हो गया? वो भी चिंतन हो गया। यानी कि किसी चीज़ के बारे में आप गहराई से सोचते हो, वो भी चिंतन हो गया। यह एक समस्या को सुलझाने की तकनीक है, बिल्कुल सही है। आप ये देखिए कि जो न्यायालय है, जो कोर्ट है, वहाँ पे जो जज बैठा होता है उसके सामने 2 जो वकील होते हैं, एक झूठ बोल रहा होता है, एक सच बोल रहा होता है। तो अभी उसके सामने समस्या है ना कि समस्या को सुलझाया कैसे जाए, तो मैं किसको दोषी ठहराऊँ किसको नहीं ठहराऊँ, है ना। तो वो क्या करेगा? वो चिंतन करेगा ना। वो तथ्यों को, सबूतों को समझेगा, पढ़ेगा, जानेगा, तो वो चिंतन करेगा ना। ऐसे तो है नहीं बिल्कुल सजा दे के बाहर निकल गए, है ना। तो वो क्या अगर चिंतन करेगा ना ऐसे। दूसरा उदाहरण है कि आप एग्ज़ाम के केंद्र में बैठे हो, वही उदाहरण बार बार रिपीट होगी आपके लिए क्योंकि आपको वही समझ में आएगा अच्छे से। एग्ज़ाम के केंद्र में बैठे हो तो आप परीक्षा भवन के अंदर आपके सामने जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उसको अच्छे से चिंतन करोगे, आप उसी समस्या को सुलझाओगे, है ना। तो क्या हो गया? किसी समस्या को सुलझाने की तकनीक भी क्या होगा? चिंतन। इसमें स्मृति स्तर और समझ स्तर शामिल है, बिल्कुल सही है। देखिए, हमने पहले 2 स्तर पढ़े थे। स्मृति स्तर जिसमें हम रटते थे, समझ स्तर जिसमें हम चीज़ को समझते थे। अब करते हैं चिंतन, चीज़ को अच्छे से समझते हैं। मान के चलिए आपने पहली चीज़ को पढ़ा कि भारत हुआ आज़ाद 15 अगस्त 1947 को, वो हो गया हमारा स्मृति स्तर। फिर बाद में हो गया, हमने समझा कि भारत आज़ाद क्यों हुआ था, वो हमने समझा समझ स्तर में। यानी कि अंग्रेज़ वहाँ पे आ गए थे, आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, तो वो हो गया समझ स्तर। अब चिंतनशील हो गया कि हाँ, अंग्रेज़ जहाँ पे आए थे, क्या क्या उन्होंने विकास किया, क्या क्या उनकी कमियाँ थी, तो क्या कारण था, वो हमने चिंतन करके सीखा है। यानी कि देखिए कि घटना एक ही है, उसको समझने के 3 तरीके हैं। पहला स्मृति स्तर में, फिर समझ स्तर में, फिर एंड में आ गया चिंतनशील स्तर में। तो फ्रेंड्स, अगला है कि ये छात्र केंद्रित दृष्टिकोण है, बिल्कुल सही है। इसमें छात्र केंद्रित है क्योंकि छात्रों को इसमें अपने सोच समय के सीखना पड़ता है, अपने सोच समय के विचार को क्या करना पड़ता है, उसको चिंतन करना पड़ता है। टीचर तो आपको चीज़ को स्मृति स्तर में करवा देगा, समझ स्तर में करा देगा, पर जो चिंतनशील स्तर है वो
छात्र केंद्रित है, क्योंकि छात्रों को अपनी समझ से ही करना पड़ेगा। स्वतंत्र कक्षा का वातावरण, देखिए बच्चा तभी क्लास में जवाब दे पाएगा, चिंतन कर पाएगा, जब कक्षा का वातावरण है जो स्वतंत्र हो। यानी कि बच्चे के सामने जो क्वेश्चन रखा जाता है तो वो अपनी सोच समझ के उसका आंसर दे दे, इसलिए क्लास का वातावरण जो है वो स्वतंत्र होना चाहिए। मूल्यांकन के लिए पूरे प्रकार का सवाल, बिल्कुल सही है। देखिए इसमें मूल्यांकन किया जाता है, किस चीज़ का वैल्यूएशन करना, मूल्यांकन करना कि क्या सही है क्या गलत है। शिक्षण के चिंतनशील स्तर को उच्चतम स्तर माना जाता है जिस पर शिक्षण किया जाता है, बिल्कुल सही है। शिक्षण का जो चिंतनशील जो स्तर है वो उच्चतम स्तर है, सबसे हाईएस्ट लेवल पे है ना, जिस पे शिक्षण किया जाता है। अब देखिए कि कक्षा में जब टीचर पढ़ाता है वो आपको बड़ी सोच समझ के पढ़ाता है, तो बच्चों को भी जो चीज़ समझ आती है बड़ी सोच समझ के करना पड़ता है ना, तो वो चिंतनशील हो गया ना। यह अत्यधिक विचारशील उपयोगी है, बिल्कुल सही है, ये सबसे अधिक विचारशील उपयोगी है ना, तो वो होगी चीज़। एक छात्र समृद्धि स्तर और समझ के स्तर से गुजरने के बाद ही स्तर पर प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। पहले आप समृद्धि स्तर को समझोगे, उसमें आप चीज़ को रटोगे, फिर समझोगे, समझ स्तर में समझोगे, फिर उसको गुजरने के बाद आप इसको अच्छे से गहराई से समझोगे, है ना। पहली बार देखिए यूजीसी नेट की तैयारी की, आपने रट्टा मारा, आपका पेपर नहीं हुआ। फिर आपने समझा, आपके कुछ क्वेश्चन सही है, फिर कुछ गलत हो गए। फिर तीसरा लेवल आपका सामने आया कि आपने बिल्कुल इसको गहराई से चिंतनशील करके पढ़ा, तो आपका पेपर आपका JRF ही हो गया। मेहनत लग गई, क्या हुआ, चिंतनशील किया, पेपर क्लियर, तो वही तो चिंतनशील स्तर है। चिंतनशील स्तर पर शिक्षण छात्रों को जीवन की वास्तविक समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाता है, बिल्कुल सही है। इसमें क्या है कि छात्र जो है, इसमें जो शिक्षण होता है, शिक्षण में जो शिक्षक सिखाता है, छात्रों की जो वास्तविक समस्या है आगे जाके उसको हल करने में सक्षम है। छात्रों में इनकी इतनी योग्यता आ जाती है कि वो किसी चीज़ को अपनी तरफ से समस्या को सुलझाने में सक्षम हो जाते हैं, क्योंकि उनमें चिंतन करने की शक्ति आ जाती है, अनुभूति करने की शक्ति आ जाती है ना। वो हर चीज़ को समझ पाएंगे क्या सही है क्या गलत है, मुझे कैसे करना है, वो हो गया चिंतनशील स्तर में। बस इस स्तर पर छात्र को वास्तविक समस्याग्रस्त स्थिति का सामना करने के लिए बताया जाता है स्थिति को समझने और अपनी महत्वपूर्ण क्षमताओं का उपयोग करके छात्र समस्या को हल करने में सफल है। देखिए बिल्कुल सही है, वास्तविक समस्याग्रस्त स्थिति होगी ना, जैसे छात्र ने जो अपने स्कूल या कॉलेज में पढ़ लिया, जो भी पढ़ लिया, अब उसके सामने ज़िंदगी में वास्तविक जीवन में कोई समस्या आ गई, तो उस स्थिति का सामना करना पड़ता है। सामना करने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, अपनी क्षमताओं का उपयोग करना पड़ता है, जिससे वो अपनी समस्या को हल कर सके। यानी कि आगे जाकर हमारे सामने जो भी समस्या आएगी, हमें उसको चिंतनशील स्तर के द्वारा सुलझाना पड़ता है। चिंतनशील के द्वारा ही हम समस्या को सुलझाने में सफल हो पाएंगे। छात्रों की भूमिका इसमें काफ़ी सक्रिय है, बिल्कुल सही है। अब इसके गुण क्या है, चिंतनशील स्तर के शिक्षण के गुण। इस स्तर पर शिक्षण शिक्षक केंद्रित या विषय केंद्रित नहीं है, यह झुकाव केंद्रित है, बिल्कुल सही है। देखिए इसमें जो शिक्षण है वो शिक्षक केंद्रित नहीं है, ना ही विषय केंद्रित है ना। शिक्षक आपको बिल्कुल ये नहीं सिखा पाएगा कि आप कैसे उसको चिंतनशील करोगे, चिंतन कैसे करोगे, वो तो आपको अपने मन से करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक का अपने सोचने का नज़रिया अलग है। ना ही ये विषय केंद्रित है, ये झुकाव केंद्रित है, यानी कि आपको अपने मन से ही किसी चीज़ को समझना पड़ेगा। इस स्तर पर देखिए सबसे बड़ी बात है कि कईयों को लेक्चर मेरा अच्छा लगेगा, कईयों को नहीं लगेगा, क्योंकि वो क्या है, वो अपने मन से सोच रहे हैं ना, वो चिंतन करके दे रहे हैं कि क्या बेस्ट है, बस। इस स्तर पर शिक्षण उच्च वर्ग के लिए उपयुक्त है, यानी कि इस स्तर पर जो शिक्षण है वो उच्च वर्ग के लिए उपयुक्त है, यानी कि जो बहुत ही गहराई से सोचते हैं, समझते हैं, उच्च ज्ञान रखते हैं, ये उनके लिए काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि वो चिंतन कर पाएंगे। इस स्तर पर शिक्षण स्मृति या समझ के स्तर पर शिक्षण की तुलना में अत्यधिक विचारशील उपयोगी है, बिल्कुल सही है। जो स्तर पर जो शिक्षण है वह स्मृति या शिक्षण के स्तर पर शिक्षण की तुलना में अधिक विचारशील उपयोगी है, यानी कि हमने 3 लेवल थे ना, स्मृति स्तर, समझ का स्तर, ये बोध का स्तर, और साथ में ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी, है ना। तो इसमें सबसे अधिक उपयोगी कौन सा है, तीसरे लेवल वाला, यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल, यानी कि चिंतनशील स्तर। समय के स्तर से बड़ा क्या था, स्मृति से बड़ा था समझ से बड़ा है ये हमारा चिंतनशील सबसे बड़ा। अब इसके आगे अवगुण, चिंतनशील स्तर के शिक्षण के अवगुण।
देखिए शिक्षण के निचले स्तर पर छोटे बच्चों के लिए उपयोग नहीं है, यानी कि ये वो लेवल है जिसमें छोटे बच्चे नहीं आते। इसमें कौन से आते हैं? बड़े बड़े बच्चे आते हैं जिनमें सोचने की शक्ति है। ये केवल मानसिक रूप से परिपक्व बच्चों के लिए उपयुक्त है। बिल्कुल सही है। जो मानसिक रूप से परिपक्व है, जिनका अच्छा मेमोरी लेवल है, जो चीज़ों को समझते हैं, सोचते हैं, ये उनके लिए उपयुक्त है। ये सभी के लिए उपयुक्त नहीं है। इस स्तर पर अध्ययन सामग्री ना तो व्यवस्थित है ना ही पूर्व नियोजित है। बिल्कुल सही है। इस पर स्तर पर जो अध्ययन सामग्री है ना व्यवस्थित है ना ही पूर्व नियोजित। क्योंकि इसमें होता क्या है? इसमें यही होता है ना कि बच्चों को या किसी को भी अपनी समझ से सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। ये आपको कोई सिखाया नहीं। शिक्षण में बुनियादी आवश्यकता या मूल आवश्यकता में क्या क्या होती हैं? देखिए पहले होता है शिक्षक, छात्र, फिर तीसरे नंबर पे विषय, पर्यावरण, बुनियादी संबंध और शिक्षक और छात्रों का संबंध। ठीक है, इनकी संबंध होता है। इसमें किसका संबंध? शिक्षक और छात्रों के बीच में संबंध, उनका आपसी संबंध और अनुशासन, ये मूल आवश्यकताएं हैं। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए पहली बात है शिक्षक। शिक्षण में सबसे पहले शिक्षक का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए शिक्षक छात्रों को ज्ञान और जानकारी का हस्तांतरण है। शिक्षक क्या करता है कि देखिए जो शिक्षण में सबसे पहले शिक्षक जो है, जो शिक्षक के अंदर ज्ञान है, वो अपना ज्ञान क्या करता है? वो छात्रों में हस्तांतरण करता है, यानी कि नॉलेज को ट्रांसफ़र करता है। यानी कि शिक्षक के पास जो नॉलेज है, जो उसके पास ज्ञान है, वो उसका हस्तांतरण करता है शिक्षक छात्रों को। पर किसके द्वारा? शिक्षण के द्वारा। शिक्षक अपने विषय पर स्वामी या मास्टर। देखिए शिक्षक का अपने विषय पर मास्टरी होती है, शिक्षक की अपने विषय का वो स्वामी होता है। यानी कि शिक्षक ने जो शिक्षण के माध्यम से अपना ज्ञान हस्तांतरण करना है, जिस विषय पर करना है, उस विषय पर उसका स्वामित्व होता है, यानी कि वह स्वामी होता है उसका, यानी कि उसमें उसको मास्टरी होती है। उसको हर तरह से पता होता है कि किसको किसको कैसे कैसे करवाना है और कितना होना चाहिए। यानी कि हम बात करें तो शिक्षक अपने विषय पर स्वामी होता है। तो आगे आ गया, शिक्षक छात्रों के व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए संचार के लिए एक प्रभावी भाषा का प्रयोग करता है। देखिए कई बार क्या होता है कि आप किताबों में देखिए जाके आपको इतनी मुश्किल से मुश्किल लैंग्वेज लिखी होगी। अभी आप यूजीसी नेट की बात कीजिए तो हिंदी मीडियम माध्यम देखिए कितना मुश्किल होता है, फिर भी आपको मैं आसान करवाता हूँ। यानी कि शिक्षक क्या करता है कि छात्रों को अगर किसी चीज़ को पढ़ने में कोई दिक्कत आती है तो उसको क्या करता है? वो भाषा को आसान बना देता है, प्रभावी कर देता है। ठीक है, यानी कि किताबी भाषा को अपनी भाषा में कन्वर्ट कर देता है वो, ताकि बच्चों को आसान लगे। यानी कि शिक्षक ने शिक्षण के माध्यम से जिस विषय के ऊपर अपने विचार प्रकट करने हैं, तो उसको एक प्रभावी भाषा का उपयोग करेगा, ताकि बच्चों में या छात्रों में सकारात्मक बदलाव आ सके। बच्चे ये ना समझे कि ये पाठ बहुत ही मुश्किल है, ना ही उनको कोई समस्या आ सके, इसलिए प्रभावी भाषा का प्रयोग किया जाता है शिक्षक के द्वारा। अगला है छात्र। तो शिक्षण में सबसे जरूरी है शिक्षक के साथ छात्र भी होने चाहिए। छात्रों के बिना तो वो पढ़ाएगा किसको? शिक्षक, है ना। छात्र में क्या होगा? शिक्षार्थी को शिक्षण प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए। देखो शिक्षार्थी को, यहाँ पे शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण 2 बार आ गया है, 1 बार आएगा। शिक्षार्थी को शिक्षण प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए, यानी कि जो शिक्षक पढ़ा रहा है, शिक्षार्थी को उसमें या छात्रों को उसमें, देखो हाँ, इसमें क्या होता है कि इस लाइन का मतलब है कि छात्र जो हैं उनको शिक्षण प्रक्रिया में टीचर का सहयोग करना चाहिए, है ना। शिक्षक का सहयोग करना चाहिए ना छात्रों को। अगर वो कुछ पढ़ा रहा है तो उसको अच्छे से समझें। सीखने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी को शिक्षक का पालन करना चाहिए। देखिए अगर छात्रों ने कुछ सीखना है शिक्षक से, तो उसको उसके द्वारा बनाए गए नियमों पर चलना होगा। यानी कि अगर छात्रों को कुछ या सीखना या ज्ञान प्राप्त करना है तो उसको शिक्षक के द्वारा कही गई बातों का पालन करना चाहिए। शिक्षार्थी या छात्र की भूमिका के लिए दी गई जानकारी निर्देश लेना और उस कार्य को अपने लिए समन्वित करना और कार्य शुरू करना है। यानी कि छात्र की भूमिका के लिए जो जानकारी दी जाती है, देखिए सबसे पहली बात, छात्र की भूमिका के लिए जो जानकारी दी जाती है, जो निर्देश दिए जाते हैं, यानी कि ये मान के चलिए अगर शिक्षक बता रहा है कि आपको ये चीज़ ऐसे करनी है, पेपर में इतना लिखना है या ऐसे लिखना है, तो छात्रों को उसका पालन करना चाहिए। ठीक है, यानी कि उस काम को अच्छे से करना चाहिए, समझना यही छात्रों को। आगे आगे विषय
देखिए छात्रों के लिए रुचि होनी चाहिए विषय में, ताकि छात्र भी सीखने की प्रक्रिया में योगदान दे सके। अब देखिए मैथ्स का विषय, गणित का विषय ऐसा होता है कि स्टूडेंट को उसमें या छात्र को उसमें रुचि नहीं होती, जबकि रुचि होनी चाहिए। यानी कि जो शिक्षक करवा रहा है छात्रों को, तो छात्रों को भी उस विषय में रुचि होनी चाहिए, तभी शिक्षक अपनी बात समझा पाएगा, छात्र अपनी बात समझ पाएगा। शिक्षक निर्धारित विषय से संबंधित मानचित्र, नक्शा, तालिका और नमूना तैयार करने के लिए संबंधित है। यानी कि शिक्षक ने जो कुछ समझाना है बच्चों को, छात्रों को, तो उसके लिए वो मानचित्र बनाता है, नक्शा बनाता है, तालिकाएं बनाता है, नमूना बनाता है, ताकि इससे छात्रों को आसानी हो सके। तो अगला आ गया पर्यावरण। देखिए छात्रों का विकास शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, और जो शिक्षण प्रक्रिया के लिए उपयुक्त वातावरण संभव है। आप ये मान के चले कि अच्छा वातावरण होगा, जहाँ पे शांत माहौल होगा, वहीं पे शिक्षक छात्रों को पढ़ा सकेगा। जहाँ पे शोर शराबा होगा वहाँ पे कुछ भी नहीं समझ आएगा। यानी कि शिक्षण में पर्यावरण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि शिक्षक अपनी बात समझा पाए और शिक्षक और जो छात्र हैं वो उनकी बातों को, शिक्षक की बातों को समझ पाए। तो इसके लिए एक अच्छे माहौल का, एक पर्यावरण का होना ज़रूरी है। यानी कि बच्चों में भी इंटरेस्ट होना चाहिए और साथ में पर्यावरण भी अच्छा होना चाहिए, ताकि दोनों में स्वयं बना रहे। रचनात्मक एक सकारात्मक सीखने का वातावरण कक्षा छात्रों को अधिक से अधिक आरामदायक महसूस करने की अनुमति देगा। यानी कि छात्रों को ये लगना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं तो वही हमारे लिए उपयुक्त है, वही हमारे लिए अच्छा है, तो वही एग्ज़ाम में आएगा। तो छात्र कक्षा में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए अधिक खुले होंगे। अगर देखिए छात्रों को शिक्षक के द्वारा कोई समझाई गई चीज़ समझ में आती है, माहौल अच्छा है, सब कुछ समझ में आता है, तो छात्र भी सक्रिय रूप से भाग लेंगे। ठीक है, तो छात्र भी सक्रिय रूप से भाग लेंगे उसमें, क्योंकि उनको भी इंटरेस्ट होगा, उनको भी मज़ा आने लगेगा पढ़ने में, तो वे भी अधिक से अधिक भाग लेंगे, है ना। देखिए अगला आ गया है 5वां नंबर पे, बुनियादी शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचा सबसे बुनियादी तत्वों में से एक है। देखिए सबसे पहली बात है कि बुनियादी चीज़ बहुत होनी ज़रूरी है, यानी कि शिक्षा तक सुनिश्चित। अगर आप शिक्षा तक पहुँचे, यानी कि अगर कोई चीज़ सीखनी है तो आपको उसका बुनियादी ढांचा पहले तो समझना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए स्कूल की शिक्षा सबसे आम जगह है जिसमें संरचित शिक्षण बच्चों के समूह के साथ होता है। देखिए जो स्कूल की शिक्षा सबसे आम जगह है, यानी कि आप ये देखिए कि जो स्कूल की कक्षा है, यानी कि जब हम स्कूलों में पढ़ते हैं, स्कूल में जब पढ़ते हैं, तो वो आम जगह है जहाँ पे शिक्षण जो होता है वो बच्चों के समूह के साथ होता है। यानी कि जो स्कूल वो ऐसी जगह है जहाँ पे एक शिक्षक होता है, तो वो सभी छात्रों को पढ़ाता है। यानी कि अगर हमें कुछ सीखना होगा या हम कुछ सीखते हैं तो पहले हम स्कूल में जाके सीखते हैं, उसके बाद कॉलेज वगैरह, यूनिवर्सिटी वगैरह आती है, तो पहले हम कहाँ जाते हैं? स्कूल में। तो ये क्या होगा? शिक्षण का या शिक्षा का बुनियादी ढांचा। तो प्रश्न बनेगा कि शिक्षा का बुनियादी ढांचा कौन सा है? तो स्कूल है। देखिए शिक्षक छात्र संबंध अभी आता है। जब शिक्षक का छात्रों के साथ अच्छा संबंध होता है तो वह कक्षा के बारे में सकारात्मक महसूस करते हैं। अब ये देखिए कि शिक्षक का छात्रों के साथ ना संबंध अच्छा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि तभी सकारात्मक होगा। यानी कि अगर शिक्षक अपनी बात समझा रहा है, बच्चों को बिल्कुल आरामदायक फील हो रहा है, बच्चों को कुछ समझ नहीं आता, अगर वो शिक्षक के पास जाता है अपनी प्रॉब्लम समस्या लेके, शिक्षक उसको समझा देता है, तो इससे क्या होगा? वो सकारात्मक महसूस करेंगे। देखिए जब शिक्षक का छात्रों के साथ संबंध अच्छा होगा, यानी कि जब शिक्षक छात्रों को पढ़ाता है तो छात्र उसको अच्छे से तब समझेंगे जब उनमें संबंध अच्छा होगा। क्योंकि ये देखिए कि अगर शिक्षक ने अपनी कोई बात कही या कुछ लेसन समझाया, कुछ भी पाठ पढ़ाया, अगर बच्चों को कोई उसमें समस्या उत्पन्न हो रही है, तो वो क्या करेंगे? शिक्षक के पास जाएंगे, शिक्षक उनकी समस्या का समाधान ढूंढ देगा। तो इससे क्या होगा? वो सकारात्मक महसूस करेंगे ना, तो वो भी अधिक तैयार रहेंगे। यानी कि जो शिक्षक भी अधिक से अधिक मेहनत करेगा पढ़ाने में, तो बच्चे भी अधिक से अधिक मेहनत करेंगे पढ़ने में। तो ये किससे उचित होगा? ये उचित होगा शिक्षण के माध्यम से, यानी कि शिक्षक छात्रों के अच्छे संबंध से। कड़ी मेहनत पर जाएं और जरूर पढ़ने में मदद मांगे। यानी कि जब देखिए अगर शिक्षक के द्वारा पढ़ाई गई कोई चीज़ बच्चों
द्वारा समझी जाती है तो बच्चों को उसमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर कड़ी मेहनत करने के बाद ज़रूरत पड़ने पर अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो वो शिक्षक से मदद मांग सकते हैं। अगर शिक्षक उनकी मदद समस्या का समाधान ढूंढ देगा तो उनमें संबंध अच्छा होगा। कई बार होता है कि छात्रों को समस्या होती है तो वो शिक्षक से डरते हैं, उनके पास जाते नहीं हैं, तो उसका जो प्रभाव है उनकी परीक्षा पर पड़ता है। तो संबंध अच्छा कैसे पता लगेगा? जब छात्र और शिक्षक, ठीक है, जब शिक्षक छात्रों की समस्या का समाधान ढूंढ दे। इससे बच्चों में भी मोटिवेशन आती है, तो बच्चे क्या करते हैं? कड़ी मेहनत करते हैं। नेक्स्ट आ गया अनुशासन। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि शिक्षण में अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है। विद्यार्थी अनुशासन कक्षा में अच्छे शिक्षण वातावरण का समर्थन है। यानी कि अगर किसी कक्षा में विद्यार्थी अनुशासन का पालन करते हैं, अब अनुशासन होता क्या है? देखिए कि अगर शिक्षक किसी बात को समझा रहा है तो बच्चों को समझना चाहिए कि शिक्षक क्या पढ़ा रहा है, तो वो हो गया अनुशासन। यानी कि जो टीचर या शिक्षक जो पढ़ा रहा है बच्चों को उसको आराम से समझना चाहिए, है ना। यानी कि अगर आपको या छात्रों को शिक्षक जो पढ़ाता है उन्हें अनुशासन में रह के करना चाहिए। तो विद्यार्थी अनुशासन बहुत होना ज़रूरी है। शिक्षण वातावरण में ये अहम भूमिका निभाता है। यह शिक्षक और छात्रों के बीच समन्वय के लिए सभी छात्रों के लिए अच्छी तरह से सीखने और सुरक्षा का समर्थन करता है। देखिए, अगर वातावरण, देखिए अब अगर अनुशासन होगा तो शिक्षक और छात्रों के बीच क्या होगा? समन्वय होगा, जो सभी छात्रों के लिए अच्छा होगा। इससे छात्र भी जल्दी सीख पाएंगे, उन्हें सुरक्षा भी महसूस होगी। सुरक्षा कैसे? कि अगर उनको पता ये लगेगा ना, जैसे शिक्षक ने पढ़ाया, छात्रों ने पढ़ा, तो उनका ये होगा कि हाँ, जो हमने पढ़ा है, जो शिक्षक ने हमें पढ़ाया है, हम उसको अच्छी तरह से करेंगे, तभी हम परीक्षा में पास हो पाएंगे, तो हमारी ज़िंदगी में ये काम आएगा। तो हो गया अनुशासन में रह के पढ़ना। यानी कि अगर शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहा है तो अगर उसका टेस्ट रख रहा है बाद में या परीक्षा रख रहा है तो बच्चों को परीक्षा भी देनी चाहिए, तो वो अनुशासन हो गया। क्लास में अच्छे से पढ़े, वो भी अनुशासन हो गया। दोस्तों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। तो मुझे आशा है कि आज का आपको ये लेक्चर पसंद। नेट दिसंबर 2019 के लिए गुड लक, विश ऑल द बेस्ट। अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप ग्रुप ज्वाइन करिए, जहाँ पे आपको नोट्स मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।